ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइटी फिजिक्स। बच्चों, होप सो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा और बेल आइकन का बटन दबा दिया रहेगा, तो आपको मेरी सारी वीडियोस का अपडेट तो पक्का आता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैंने रोटेशनल मोशन के साथ में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वीडियोस आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दूसरी बात ये है कि साथ ही में मैं और दो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बच्चों की अलग अलग डिमांड है और नीट लेवल के भी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ एक दो दिन में वीडियोस अपलोड हो जाएगी, शूट चालू है। तो रोटेशनल मोशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक रोटेशनल मोशन में कहाँ तक पढ़ा है, रोटेशनल डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन का कहाँ तक का पार्ट पढ़ा है, उसकी स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट में, सर्कुलर मोशन का अगला पार्ट। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। होप सो आपने लास्ट लेक्चर की पीडीएफ नोट्स कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से आपने डाउनलोड पक्का की रहेगी और आपने अपना स्टडी चालू कर दिया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू द माइटी फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसकी स्लाइड्स एक बार देख लेते हैं। हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। होप सो आपने सब कुछ रिवाइज किया हुआ है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने नहीं देखा हुआ बच्चों तो आप वो वीडियो देख के जरूर आइएगा वापस। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टर्म्स जो इस चैप्टर में जरूरी है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में उन सारी टर्म्स के डायमेंशन, यूनिट, उनकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, उनके फॉर्मूलेज क्या है, कैसे आए, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें रेडियस वेक्टर पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके बीच में के रिलेशन भी आगे जाके पढ़े थे। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा, उनके भी डिटेल्स पढ़े हमने। फिर मैंने जैसे बोला था आपको, रिलेशन बिटवीन द लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज, जिसमें मैंने बताया वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आर हमेशा पीछे लिखना होता है। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको तो सिर्फ टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया था, पिछले साल था। डेरिवेशन आपने अच्छे से रिवाइज किया रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखी थी, फिर टेंजेंशियल, रेडियल और टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट में। फिर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। उसका रीजन ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर अल्फा होता है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यूसीएम में क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। तो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे, एनालॉगस विद द लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन एंड एंगुलर काइनेमेटिक, दूसरे एनालॉगस, उनके बारे में पढ़ा था। फिर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो पढ़ा, उनके एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोगों ने। बच्चों इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने जो भी पढ़ा अब तक उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है आपके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। एन आर्ट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। मतलब एक साइकिल का व्हील है जिसके ऊपर एक मूंगी चिपकी हुई है, जिसका जो बाइसिकल का जो व्हील है उसका रेडियस डायमीटर है 1 मीटर। भाई द बाइसिकल इज ऑन अ सेंट्रल स्टैंड, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन। अभी मतलब क्या किया हमने, उसको रोटेशन में, अभी मिडल स्टैंड पे लगा तो हम ऐसे ही घुमा सकते हैं, बराबर ना। इसके लिए उन्होंने बताया सेंट्रल स्टैंड में। इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बच्चों ये पहले तो रेस्ट पे था, मतलब इसकी पहले की वेलोसिटी पता है, पहले की फ्रीक्वेंसी पता है हमको, एंगुलर जीरो होगी। अच्छा, ये 10 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी अटेंड करता है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन 10 सेकंड एंड टाइम टेकन बाय इट फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट, मतलब पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, एंड
लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला, टोटल नहीं, सिर्फ लास्ट वाला करने के लिए कितना टाइम लगा ये पूछा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। गिवन मैंने लिखा हुआ है, हमें डायमीटर दिया 1 मीटर, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी है 0 आरपीएस, फाइनल दी है 2 आरपीएस, टाइम दिया है 10 सेकेंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकेंड, देन टाइम फॉर फर्स्ट वन एंड टाइम फॉर लास्ट वन, मतलब 10th वाला। ठीक है बच्चों, 10th वाले का टाइम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले का तो बहुत ईजी, 10th वाले का कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 10th वाले का क्या करूंगा मैं, टोटल टाइम 10 के लिए कितना लगा माइनस 9 के लिए टोटल कितना लगा, तो 10 के लिए जो टाइम लगा माइनस 9 के लिए माइनस करूंगा, तो सिर्फ मुझे 9 to 10 मतलब लास्ट वाले का मिल जाएगा। ये फंडा में यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे फ्रीक्वेंसी दी है, उससे मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकाली, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी को जो सिंबल आप यूज करो, मैंने यहाँ पर एफ यूज किया है। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई एफ1। अच्छा एफ1 कितना है 0, तो कितना आया 0 रेड पर सेकेंड। वैसे ओमेगा 2 फाइंड आउट किया बच्चों, 2 पाई एफ2, एफ2 कितना है 2, तो 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई रेड पर सेकेंड। अच्छा एंगुलर एक्सेलेरेशन में निकाल सकता हूँ, क्या फॉर्मूला है हमारा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ओमेगा 2 इज 4 पाई, ओमेगा 1 इज 0 अपॉन टाइम इज 10, तो मेरा अल्फा आया मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन आया 4 पाई बाई 10। अब बच्चों मुझे यहाँ पर उसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितनी बार वो घुमा। अगर देखो एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि कोई पार्टिकल पाई उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने हाफ रोटेशन किया, क्योंकि एक हाफ रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो उसने अगर पाई किया है मतलब हाफ रिवॉल्यूशन किया, उसने 2 पाई किया तो एक रिवॉल्यूशन किया, अगर उसने 4 पाई किया तो उसने 2 रिवॉल्यूशन किए, अगर उसने 10 पाई किए तो 5 रिवॉल्यूशन किए। तो कैसे फाइंड आउट किया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितना भी वो बता रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई डिवाइड बाय एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दैट इज 2 पाई, उसे डिवाइड किया। तो नीचे देखो मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, n इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, n इज व्हाट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। समझ में आया, तो पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला थीटा अपॉन 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, क्या है, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसमें ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 1 पता है, 2 पता है, अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया, थीटा निकाल सकता हूँ बाय कैलकुलेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज। मुझे मिला थीटा कितना 20 पाई। ओ तो 10 सेकंड में उसने 20 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करूंगा, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा की वैल्यू हमें मिली कितनी 20 पाई, करेक्ट, और एक रिवॉल्यूशंस का 2 पाई, पाई पाई कट हो गया, 2 से 20 कट गया तो क्या मिला 10 रिवॉल्यूशन। तो मुझे इतना तो समझ आया कि 10 सेकंड में उसने 10 रिवॉल्यूशन किए। इसका मतलब तो ये तो नहीं बच्चों कि उसने हर एक सेकंड में एक एक रिवॉल्यूशन किया, नहीं, क्योंकि स्पीड उसने बोला 0 से, फ्रीक्वेंसी 0 से 2 तक बढ़ते जा रही, मतलब इतना श्योर है हर एक का टाइम, हर रिवॉल्यूशन का टाइम अलग था। तो ये तो टोटल 10 रिवॉल्यूशन का टाइम है, कितना लगा वो 10 मिनट्स। अच्छा 10 रिवॉल्यूशन हुए 10 सेकेंड्स में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए उसको कितना टाइम लगा, मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन में उसने कितना एंगल कवर किया, कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट रहेगा बताओ 2 पाई। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट का काइनेमेटिक इक्वेशन है, क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी, है ना, ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मैं थीटा 1 मतलब फर्स्ट के लिए निकालता हूँ, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के, तो थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी 1 प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी 1 स्क्वायर। अच्छा थीटा 1 कितना है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना एंगल कवर किया 2 पाई, ओमेगा कितना है फर्स्ट का, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, अल्फा मुझे पता है जो कांस्टेंट है सब जगह सेम रहेगा 4 पाई बाई 10, वैल्यू पुट कर दी मैंने और ये इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मुझे T1 मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम मिला √10 सेकेंड्स। बच्चों कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया मुझे चाहिए कि 10th वाले के लिए कितना टाइम लगा, लास्ट वाले के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरे 10 का तो मुझे पता चला 10 सेकेंड है, 10 रिवॉल्यूशन का 10 सेकेंड है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम निकाला, वैसे मैं 9th रिवॉल्यूशन के लिए टाइम निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 9th वाले का टाइम मिलेगा और वहां पर मिलेगा 10 फुल, मतलब 10 का टाइम, 10 रिवॉल्यूशन का। अब 10 रिवॉल्यूशन के टाइम में से 9 रिवॉल्यूशन के टाइम माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा लास्ट वाले का, तो टोटल माइनस 9th वाले का, या 10th वाला माइनस 9th वाले। तो अभी 9th वाले का मुझे एंगल निकाल, एंगल से मैं क्या करता हूँ, एंगल तो बताया 9th वाले ने कितना कवर किया बच्चों 18 पाई, बराबर, हर रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 9 रिवॉल्यूशन में 18 पाई। तो वही सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, वैल्यू सॉल्व की तो मुझे T9 मिला √90 सेकेंड्स। अब √90 सेकेंड मिला है और टोटल कितना है 10 सेकेंड्स, √90 सेकेंड 10 माइनस √90 सेकेंड मतलब टोटल माइनस T9, तो मुझे क्या मिल गया लास्ट वाले का। बच्चों आप कैलकुलेशन कर रहे हैं लॉग से, तो मुझे आंसर मिलता है
5132 सेकेंड्स। इस न्यूमेरिकल को अच्छे देखना है बच्चों, न्यूमेरिकल इसी टाइप का रहेगा, आगे पीछे वैल्यू चेंज होगी या थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, तो आपको बेसिक फंड याद होने चाहिए। काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने यूज किया यहाँ पर और फॉर्मूला यूज किया है नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। कोई डाउट बच्चों? पक्का? श्योर? होप सो आपको समझा है। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब तक तो हमने यूसीएम देखा, अब उसका एप्लीकेशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ा, उसका एप्लीकेशन किधर है? तो बच्चों उसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा है वहां पर व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व ट्रैक। देखो बच्चों, हम लोग व्हीकल से बहुत जगह जाते हैं। अब हम मतलब नॉर्मल मुंबई के हाईवे जो होते हैं या जहाँ पर भी हम टर्न लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जैसे 90 डिग्री के टर्न होते हैं या छोटे मोटे टर्न होते हैं, तो उसमें कभी आपने देखा है क्या रोड का एक साइड ऊपर है और एक साइड नीचे? नहीं, कभी नहीं देखा रहेगा ऐसे। तो वहां पर रोड के साथ हॉरिजॉन्टल एकदम प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है और कर्व होता है। बट बच्चों, कहीं कहीं जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ट्रेन से कभी है ना मुमरा टू दीवा ट्रैवल किया रहेगा या दीवा टू मुमरा ट्रैवल किया रहेगा ना, तो आपको पता है मुमरा टू दीवा ऐसा पूरा कर्व है। अब उसमें क्या होता है, अगर कभी खड़े नहीं रहना, लेकिन कभी रहे रहोगे गेट पे खड़े और सामने से ट्रेन एकदम आती हुई देखोगे, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ट्रेन थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे। ऐसे क्यों बच्चों? ये है बैंकिंग ऑफ रोड। जब भी कभी हाई स्पीड से हमको टर्न लेना होगा ना, तो अगर हमको स्पीड अच्छा खासा रखना है, एक्चुअली टर्निंग पे अगर स्पीड बढ़, आप सोचो ना, एक राइट टर्न है और आपने एकदम 70-80 की स्पीड से टर्न लेने की कोशिश की, क्या हो जाएगी आपकी बाइक? आपकी स्पीड हो जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऐसे सारे टर्न वाले रोड पे क्या किया जाता है, हम ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, इतना श्योर। तो वो स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ तो ऐसे किया जाए कि वो स्पीड बढ़ जाए। तो होता है क्या, स्पीड होती मतलब क्या, बाइक टेढ़ी हो जाती है और उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है विद द रोड, तो स्पीड हो जाती है। तो ये फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए जिससे हमको क्या मिले, कांटेक्ट मिले, या फिर हमको एक फोर्स मिले जो हमको टर्न लेने के लिए हेल्प करे। आपको पता है सर्कुलर मोशन की मतलब वहां पर मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो पहले फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमको जब हॉरिजॉन्टली टर्न करे। बट जब हम लोग स्पीड से टर्न करें तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है, जो हमको जितना चाहिए उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देता, इसलिए हमारी बाइक स्पीड होगी। तो ये कौन देगा? तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल अगर हमने रोड को बैंक नहीं किया हुआ है, तो हम कितनी मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम स्पीड हम कितना ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया। तो इसको क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। इसको ही बोलते हैं अनबैंक रोड। यहाँ पे रोड को बैंक नहीं किया हुआ है। अब बैंकिंग क्या है मैं आगे बता दूंगा आपको, थोड़ी सी आइडिया आपको दी हुई है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा आप देख सकते हो डायग्राम में। एक व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे है, ठीक है, से इसका कर्वेचर का सेंटर है। अब व्हीकल का वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सबको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दिख रहा है क्या, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और कोई फैक्टर यहाँ पर है नहीं। अच्छा, व्हीकल का मास m है, रेडियस r है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन f है, नॉर्मल डायरेक्शन n है, वेट mg, सब कुछ मैंने कंसीडर में लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हियर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, अंदर की तरफ जाने वाला कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू f, एंड नॉर्मल डायरेक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। बच्चों इस v स्क्वायर के बाजू मैंने मैक्स निकाला क्योंकि मेरे को मैक्सिमम स्पीड निकाला है। फिर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू f क्या होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू n, द मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू n, मैंने म्यू n लिखा। फिर म्यू n, n की वैल्यू कितनी बच्चों, mg, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू म्यू mg, mm क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो क्या बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू म्यू g, तो v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू rg, मुझे v चाहिए था, इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू rg। दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल या अनबैंक्ड ऑफ रोड। फिर से एक बार बताता हूँ, डायग्राम से देखो क्या हुआ है यहाँ पर, जो हमको सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया, और हमारे नॉर्मल डायरेक्शन में व्हीकल के वेट को बैलेंस किया। तो दो इक्वेशन मिले, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू f एंड n इज इक्वल्स टू mg। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू n, और n की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, mg, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू म्यू mg, mm कैंसिल हो गया, क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू rg एंड v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान से याद रखना है, जिसमें म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r रेडियस है, और g कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड या फिर अनबैंक रोड। इसके ऊपर सम्स आ सकते हैं बच्चों। कोई प्रॉब्लम, कोई शक? ध्यान से देखिएगा, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। अगला स्लाइड देखते हैं। वेल ऑफ डेथ बच्चों, ये थोड़ा पोर्शन में नया डाला हुआ है समझने के लिए। एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर बाजू में वीडियो आती है लेकिन पता नहीं अभी प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मौत का कुआं तो देखा हुआ है, एक कोई तो पिक्चर में सलमान खान ने भी उसमें तो है, ड्रामेटिकल सीन है उसका। मौत का कुआं कोई बड़ी बात नहीं है, एक वेल होती है जिसके अंदर लोग कार या बाइक से घुमाते रहते हैं। अब उसका एक आपको समझ में, इसके लिए एक पिक्चर मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो कार। अब जब वो घूमता है बच्चों, तो उसका सेंटर किधर रहेगा? अंदर की तरफ। तो देखो मैंने सेंटर अंदर की तरफ बनाया। तो अभी देखो सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ही सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? देखो व्हीकल का वेट नीचे, तो नीचे जाने की कोशिश करते, फ्रिक्शन उसको ऊपर पकड़ के रखेगा, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा और वेट कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है। देखो पहले वाले में अलग था, पहले वाले में क्या कहता है? नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करता और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको क्या दे रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें थोड़ा सा उल्टा अलग है। क्या है? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके वेट को बैलेंस कर रहा है। बच्चों मैंने पहले आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है, इसकी जगह कोई भी आ सकता है, कोई भी बंदा उसी सिचुएशन पे अलग अलग बंदा आपको ये रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले फोर्सेस बहुत सारे, ग्रेविटेशनल, स्टैटिक या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब इसी डायग्राम के इक्वेशंस को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा है मैंने, पहले लिखा है मौत का कुआं क्या होता है? वेल ऑफ डेथ क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल cylindrical wall of radius r inside which the vehicle is driven in a horizontal circle. Let m be the mass, n be the normal reaction, mu be the coefficient of friction, f be the force of static friction. Then here the two forces acting on a vehicle. कौन सा बच्चों? Normal reaction which is acting horizontally and towards the center. Then weight mg acting vertically downward. Force of static friction vertically upwards between the vehicle, between the vertical wall and the tires, whose magnitude is equals to mg. अच्छा, अब here the normal reaction हम देख रहे हैं, normal reaction क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? वेट mg को। तो इक्वेशन क्या बनेगा? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n एंड f इज इक्वल्स टू म्यू mg। बच्चों इसको अगर हमने सॉल्व किया, मैंने क्या बोला? सॉल्व किया, क्योंकि हमको f पता है। f क्या होता है? f क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू n। तो वो उतनी हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो हमने क्या लिखा? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू n, बराबर ना? तो अगर मैंने f की वैल्यू पुट करी mg इज इक्वल टू म्यू, और n को पुट कर दिया mv स्क्वायर अपॉन r, देखो ऊपर से n की वैल्यू पुट कर दी, तो mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर अपॉन r। mm क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। दिख रहा है कि नहीं? इसे सॉल्व किया तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg अपॉन म्यू। अच्छा बच्चों, अभी इसमें क्या होता है? आप मौत की कुआं की ध्यान से बात करो, अगर वो उतना स्पीड मेंटेन नहीं करेगा तो गिर जाएगा। एक स्पीड है मिनिमम स्पीड, वो मेंटेन नहीं करेगा। ज्यादा स्पीड रहेगा तो गिरना नहीं, वो घूमेगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड कम होगा तो ही वो व्हीकल गिरने का चांसेस है। तो इस सिचुएशन में, जैसे पहले वाली सिचुएशन हमने मैक्सिमम स्पीड निकाला, बट इस सिचुएशन में हमें किसकी जरूरत है? कि भाई तू मिनिमम इतने स्पीड से चला, नहीं तो तू गिर जाएगा। कार जो चला रहा है, ड्राइवर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है? कि मेरा मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो मेरी व्हीकल गिर जाएगी। करेक्ट? तो ये मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? तो देखो हमको इक्वेशन मिला v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg अपॉन v। मतलब जो v है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। इसका मतलब rg अपॉन म्यू, अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। ये स्पीड इतना या इससे ज्यादा स्पीड हो तो व्हीकल गिरेगी नहीं। तो मतलब मिनिमम स्पीड कितना है मौत के कुएं में घूमने के लिए, सेफली घूमने के लिए? इट शुड बी अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। अभी आपका मौत का कुआं किस मटेरियल से बना है तो आपका म्यू अलग रहेगा, कितने रेडियस का बना है आर जी तो सेम रहेगा, उसके ऊपर आपका वी मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? वैरी होगा। समझ में आया बच्चों? वेल ऑफ डेथ एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, कि आपकी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जबकि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मुझे दो इक्वेशन मिलते हैं, क्या मिलता है? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n एंड f इज इक्वल टू mg। बट हमको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू n, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर अपॉन r।
इससे मुझे इक्वेशन मिलेगा बाय सॉल्विंग v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन म्यू। इसका मतलब v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन म्यू अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। इसका मतलब कि मोटे कुएं घूमने के लिए मिनिमम मुझे अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू वेलोसिटी होनी चाहिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी with which vehicle must be driven in a well of डेथ। मिनिमम, इससे ज्यादा होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कम होगी तो गिर जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऊपर समझाएंगे। ओके, आगे बढ़ते। देखो मैंने बोला सम आएगा, उसका एग्जांपल भी दे दिया। देखो उन्होंने क्या दिया, a motorcyclist is undertake horizontal circle inside a cylindrical wall of a well inner radius 5 मीटर। मुझे रेडियस दे दिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिए 0.5। उन्होंने बोला मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट उन्होंने पूछा हुआ। बहुत सिंपल है बच्चों, वी मिनिमम का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, क्या अंडर रूट ऑफ आरजी अपॉन म्यू। मेरे पास गिवन क्या क्या है, मेरे पास गिवन है, अच्छा यहाँ पर गिवन में लिखना भूल गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस है 5 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, रेडियस 5 पुट कर दी, ग्रेविटी हमको यहाँ पे 10 यूज करने बोला है 10, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। अच्छा इसको सॉल्व किया मैंने 0.5 और एक पॉइंट एडजस्ट किया, तो 5 इंटू 100 बाई 5, 5 कट हो जाएगा, तो सॉल्व करने में मुझे v मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट बच्चों? अच्छा अब मुझे क्या बोला है, नाउ फ्रीक्वेंसी पूछे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर एंगुलर वेलोसिटी पता है तो अपने पता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, और लीनियर वेलोसिटी पता है तो v अपॉन 2 पाई। तो v 2 पाई, पाई की वैल्यू पता है 3.14, और r कितना है तुम्हारा 5। बाय सॉल्विंग 5, ये 5 टू 10, 10 कट हो गया, 1 अपॉन 3.14, सॉल्व करने का हमको मिला 0.3184 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। कोई डाउट क्वेश्चन? अगर एमसीक्यूज में है तो अप्रोक्सीमेटली 3 रिवॉल्यूशन ऐसा लिख के आ जाएगा, क्योंकि वो 1 कन्वर्ट भी करते आएंगे तो 0.32 होगा, तो उसको हम लोग 0.3 समझेंगे, 0.3 रिवॉल्यूशंस। कोई डाउट? या मेरे ख्याल से कभी कभी 1/3 भी दे सकते हैं, 1/3 0.33 अप्रोक्सीमेटली। तो देखो जैसे एमसीक्यूज में रहेगा, अगर नॉर्मल समय तो यही आंसर है, एमसीक्यूज में आपको आजू बाजू का कभी कभी आंसर देते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको सोचने आना चाहिए। 1/3 मतलब ये अप्रोक्सीमेट 0.32 है, 0.32 है। ठीक है, समझ में आया सबको? आगे बढ़ू, चलो। अच्छा बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया था कि हमने हॉरिजॉन्टल जहाँ पे व्हीकल बैंक रोड बैंक नहीं था, अब यहाँ पे रोड बैंक है। अब पीछे तरह बैकग्राउंड में देखो, कार देखो ट्रैवल कर रही है सर्कुलर, मतलब बहुत बड़ा टर्न ले रही है, शार्प टर्न। यहाँ पर रोड को बैंक किया गया है, इसका आउटर एज थोड़ा सा ऊपर है एज कम्पेयर टू द इनर एज, मतलब व्हीकल की जो बाहर की साइड, रोड का जो बाहर का साइड होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है एज कम्पेयर टू इनर साइड। इस प्रोसीजर को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये क्यों करते हैं? ताकि हम सेफली और थोड़े अच्छे खासे, देखो ना बच्चों, अगर हर बार आप सोचो, आप जब टर्न लेते हो नॉर्मल रोड पे, तो हम 70-80 की स्पीड से नहीं ले सकते, हमें 10-20 की स्पीड पे आना पड़ता है। अब इतनी बड़ी बड़ी हम लोग यूपी जाते हैं, या हम यहाँ से महाराष्ट्र में हम लोग यहाँ टर्न, तो बहुत सारे घाट, घाट में कैसे है सब सर्कुलर सर्कुलर, मतलब सर्कल सर्कल टर्न टर्न है, तो उस हर टर्न पे हम 10-20 की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो हम कब पहुंचेंगे? वो टाइम कितना जाएगा? और ये स्पीड में तो कोई भी चोर लूटे डाकू जंगल वंगल में होते, हम लोग टर्न लेते रहते, आके लूट के चले जाएंगे। तो हमें वो स्पीड को रिलायबल करना है, और स्पीड को अच्छा करने के लिए हमने देखा क्या प्रॉब्लम हो, मन पहले लोगों ने सोचा अरे क्या हो रहा है टर्न लेते टाइम, तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन कैसे बढ़ते हैं? रोड को रफ करते हैं। अच्छा रोड को रफ करके फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? वियर एंड टियर ऑफ टायर ज्यादा हो जाएगा, टायर जल्दी खराब हो जाएंगे, तो वो भी मतलब सही नहीं है ना हम लोग के लिए। तो अभी क्या किया जाए, सोचो क्या किया। देखो क्या होता है ना, अब देखो ये कार टर्न ले रही, तो देखो उसका बाहर का थोड़ा ऊपर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जब टर्न लेते तो एक साइड का ऊपर होता है, अपन रोड को थोड़ा टेढ़ा कर देते, तो रोड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो क्या होगा, वो पकड़ के रखा, और आपको क्या मिला, आपको जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिल गया। कौन बंदा दिया, कैसे मिला, वो हम देखेंगे। हमको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिला, और हमारी सर्कुलर मोशन विद द रिलायबल अच्छे खासे स्पीड से। तो बैंकिंग रोड का डेफिनेशन क्या है? फॉर द सेफ्टी ड्राइव, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी टाइप करने में, समझ लीजिएगा। द सेफ्टी ड्राइव ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, द आउटर एज ऑफ द रोड is kept inclined over the inner edge by a suitable angle called as angle of banking। अच्छा जिस एंगल से, देखो वो एंगल थीटा लीजिए, कौन से तो एंगल से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बेंड करना है, तो कोई तो एंगल रखना पड़ेगा। अच्छा ये एंगल है ना बच्चों, ध्यान से देखो, आप उसी रोड से ट्रक भी जाती है, उसी पे बाइक जाती है, उसी पे कार जाती है, उसी पे कंटेनर जाता है, इसका मतलब सबके लिए एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो थीटा सेम है, सबके लिए बदलता नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसी भी आता है, शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ व्हीकल। कितनी भी कौन सी बड़ी छोटी व्हीकल हो, सबके लिए एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, सेम होता है। ये डेरिवेशन अपन देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल डेफिनेशन सुनो,
For the safety drive on horizontal curved road, the outer edge of the road is kept inclined over inner edge by a suitable angle called as angle of banking theta, and the arrangement is called as banking of slope. शायद किसी डेफिनेशन आपको किसी बुक में आपको छोटी डेफिनेशन मिल जाए, लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो फंडा ही क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, और लिखोगे तो कभी कोई मार्क्स जिंदगी में काटेगा नहीं। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा? कंसिडर द व्हीकल, हमने एक व्हीकल कंसिडर की जो बैंक रोड पे ट्रैवल करी है, उसका मास m है, थीटा है, उसका एंगल ऑफ बैंकिंग है, नॉर्मल रिएक्शन है। अभी बच्चों अभी यहाँ पर देखो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है। देखो परपेंडिकुलर सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से देखो, हमें जो सीधा नहीं बनाने का, सरफेस को परपेंडिकुलर बनाया, दिखा इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ऊपर वाला कौन सा रहेगा? देखो यहाँ से थीटा टर्न हुआ तो वो एंगल भी टर्न हुआ, वो थीटा रहेगा ऊपर वाला, जिसको थीटा अटैच होता है वो कॉस होता है, बराबर ना। तो यहाँ पे n sin थीटा, ऊपर n cos थीटा, बराबर। वर्टिकल डाउनवर्ड कौन रहेगा? आपका mg, मतलब कौन? वेट ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करे, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन mg, नॉर्मल रिएक्शन इज कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं? mg को। n sin थीटा टुवर्ड द सेंटर जा रहे हैं, मतलब कौन दे रहा है बच्चा? ये सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है। तो वही दो इक्वेशन लिखे, n cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड n sin थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर अपॉन r। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ बच्चों में। किस तरह से डिवाइड करता हूँ? मुझे v चाहिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय क्या किया, चाहे मैंने यहाँ पर गलत लिखा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 होना चाहिए। प्लीज करेक्शन करना, मैं नोट में करते टाइम करेक्शन करके दूंगा। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या आएगा, mm कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर अपॉन rg आ जाएगा। v स्क्वायर अपॉन rg क्या आ जाएगा? tan थीटा। इससे अगर मैं थीटा का फॉर्मूला निकाल तो क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। अच्छा बच्चों, अभी थीटा के फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको मास दिख रहा है क्या? नहीं। हम बोल सकते हैं थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ व्हीकल, है कि नहीं? कोई डाउट? अच्छा, अगर इससे अपन v स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। वहां पर क्या आया था? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। यहाँ पर क्या आएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, क्या लिखा है देखो, मोस्ट सेफ स्पीड। अच्छा, क्या बोलते हैं अभी इस स्पीड को, जो है ना अंडर रूट ऑफ rg sin थीटा, इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्यों इसको मोस्ट सेफ स्पीड बोलते? देखो ना, कोई जरूरत है क्या ऐसा निकालने की? देखो यहाँ पर लिखा है, फॉर अ पर्टिकुलर रोड r and theta are fixed, thus this expression gives us the expression for the most safe speed for minimum or maximum speed, not a मतलब ये मिनिमम या मैक्सिमम स्पीड नहीं है ऑन दिस रोड। ये मोस्ट मतलब ठीक है, इससे जाओगे तो बहुत अच्छा, मतलब ये क्या है? सेफ है। इससे ज्यादा या कम ये मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। समझ में आया? इसको ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ rg tan। अच्छा बच्चों, अभी किसने पूछा, अरे भाई तूने तो बोला कि ये स्पीड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम कितने स्पीड से जा सकता और मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा स्पीड क्या हो सकता है? क्योंकि बैंक रोड पे भी आप अगर मैक्सिमम स्पीड मतलब कितने भी स्पीड से जाओगे तो स्पीड होने ही वाला है, तो उधर भी एक लिमिट है आपको में, मैक्सिमम स्पीड की भी लिमिट है। अच्छा, लोअर लिमिट की क्या जरूरत है? जैसे मैं बता दो, इसका मैं आगे भी क्वेश्चन डाला हूँ, मतलब एक स्लाइड डाला हूँ कि देखो बच्चों, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स, जैसे अभी मैं मालचेस घाट की बात कर रहा हूँ, मैं हम जब जुन्नर से मुंबई आते हैं मालचेस घाट पड़ता है हमको, तो मालचेस घाट से आपको पता है हमारे गाँव से ना कि ग्रेप्स आते हैं, बहुत सारे हमारे भाजी वगैरह सब अपने मुंबई में आता है वहां से, तो बड़े बड़े ट्रक्स भरे भरे रहते हैं और ये भरे भरे ट्रक्स इस घाट से उतरते रहते हैं। अगर इसका स्पीड बहुत कम रहा, अच्छा ये घाट पे मतलब ये टेढ़ा है थोड़ा सा ट्रक, अगर स्पीड बहुत कम रहा तो जैसे देखो वॉल ऑफ डेथ की बात की थी अपन ने, उतना मिनिमम स्पीड नहीं गया तो गिर जाएगा, तो वैसे ये भी गिर जाएगा। इसने भी मिनिमम स्पीड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम भी मेंटेन करना, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते क्योंकि स्पीड हो जाएगा, बहुत कम लेंगे तो गिर जाएगा। अरे है ना, थोड़ा वो टेढ़ा है ना, गिर तो सकता है ना, इसके लिए इसकी मिनिमम स्पीड भी रखना पड़ेगा। तो मिनिमम स्पीड क्या रहेगा और मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगा, उसका डेरिवेशन। तो मैंने पहली डायग्राम लोअर स्पीड लिमिट की लिखी है, नीचे अपर की, और बाजू में उनकी डेरिवेशंस लिखी है। अब फॉर लोअर स्पीड क्या होना चाहिए आपका, ये सेफ स्पीड से, सेफ स्पीड क्या रहेगा उससे बड़ा, मतलब सेफ स्पीड से थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, v लोअर इज लेस देन rg sin थीटा। अच्छा, तो v का फॉर्मूला क्या है? अरे बराबर ना, कैसे निकाला मैंने, देयरफॉर mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन n sin थीटा। ये कैसा है मुझे बताओ, सोचो जरा। mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन n sin थीटा। n sin थीटा क्या है बच्चों? यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये कर रहा है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम होना चाहिए, किससे? n sin थीटा, मतलब n sin थीटा ज्यादा होना चाहिए। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर ना,
between the rod and the tire is directed along the inclination of the rod upwards. अब यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताओ, यहाँ पर n sin थीटा ज्यादा है, बराबर ना, ज्यादा है मतलब वो ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स देने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे उतना चाहिए नहीं, वो अंदर की तरफ गिर जाएगा, तो मुझे ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स नहीं चाहिए, तो अभी इसको बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस तो कोई करना चाहिए, एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स है। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल सी बात है कि मैं अपन वो गेम खेलते हैं ना जिसमें रस्सी खींच मतलब खींचते हैं, तो अगर दो बच्चे एक साइड में एक बच्चे एक साइड में, बराबर ना, अब वो दो बच्चे खींच रहे हो अकेला जा रहा है, तो अभी क्या कर रहा है, मुझे वो जाना नहीं चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए वो रस्सी, तो मैं क्या करूंगा, जो बच्चा एक साइड है उसके साइड में जाके अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगा उनसे, सामने वाले से। तो वैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, एन साइन थीटा को, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, मुझे सेंटीमीटर फोर्स इतना नहीं चाहिए उस टाइम पे। तो क्या किया हमने, जो एफ का एक कंपोनेंट है दिख रहा है क्या, एफ कॉस थीटा, वो उसको बैलेंस करेंगे, पीछे की साइड खींच रहा है, देखो है कि नहीं। तो अभी आपका जो सेंटीमीटर फोर्स है वो इफेक्ट किसका है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा अंदर जाने वाला उसमें से माइनस होगा, कौन सा पार्ट, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स डायग्राम से समझ सकते हो, सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कौन जा रहा है, एन साइन थीटा, तो आपका mv स्क्वायर r इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा, बट उसमें से कुछ तो माइनस हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है, वो कौन है, एफ कॉस थीटा। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पे mg कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ साइन थीटा और एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो इक्वेशन बन गया mg इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा एंड mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा, है कि नहीं बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया, बाय सॉल्विंग मुझे इक्वेशन मिला कि लोअर स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ rg mu s is the coefficient of static friction minus tan theta upon 1 plus mu s tan theta। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर मुझे ऊपर इक्वेशन में कहीं म्यू नहीं दिख रहा है, मुझे जो f लिखा है ना f, उसको आप म्यू n पुट कर देना, म्यू n पुट कर देना, और फिर सॉल्व करोगे आप, कैसे आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करोगे तो आएगा एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा। फिर इधर क्या आएगा, ऊपर आएगा एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा अपॉन एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। आप क्या कर देना, देखो आपको 1 किधर चाहिए, ध्यान से देखो, एफ साइन थीटा को 1 चाहिए आपको, है ना, या tan थीटा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। आप क्या करो, इसको एफ को लिख दो, एफ को लिख दो आप म्यू एन लिखो, तो सब जगह म्यू एन लिख दोगे तो आएगा ऊपर वाला इक्वेशन म्यू एन कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा अपॉन म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा से सबको डिवाइड कर दो, सारी टर्म्स को ऊपर नीचे सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो पहले वाले में से एन कॉस निकल जाएगा, बचेगा म्यू, माइनस एन एन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस का बन जाएगा टैन, नीचे में आपका है एन एन क्या अपने पास म्यू एन साइन थीटा है ना, और नीचे एन कॉस, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, और यहाँ पे एन कॉस निकल जाएगा 1, तो देखो 1 नीचे है प्लस म्यू टैन थीटा है, तो शिफ्ट हो गया म्यू टैन थीटा प्लस 1 है या 1 प्लस म्यू टैन थीटा, एक ही बात है, और ऊपर आ जाएगा म्यू एस माइनस टैन थीटा। तो ये दो इक्वेशन को डिवाइड करना है आपको, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करना है, साथ में एफ को म्यू एन पुट करना है और सारी टर्म्स को एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। डाउट, चलो अब सेम बच्चों इधर आ जाओ, अब यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मुझे सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो दूसरे इक्वेशन में अभी अपोजिट में कौन काम कर रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी टूवर्ड्स काम करेगा, उसका एफ कॉस थीटा टूवर्ड्स काम करेगा, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स मेरे को दो लोग देंगे, कौन देगा, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का एडिशन देगा, ऊपर दोनों का सब्ट्रैक्शन दे रहा था क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहाँ दोनों का एडिशन देगा, तो यहाँ पर भी सेम फंडे लिखे, इक्वेशन क्या आएगा आपका, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी प्लस एफ साइन थीटा एंड एमजी इज तो फॉर एमजी कितना मिला, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, mv square upon r is equal to f cos theta plus n sin theta, again equation 2 divided by equation 1, again f को पुट कर दो mu n, बराबर, और अगेन सारी टर्म्स को n cos theta से डिवाइड कर दो, you will get the answer क्या, अंडर रूट ऑफ rg mu s plus tan theta 1 minus mu tan theta। बच्चों पहले वाले सिलेबस में सिर्फ यही था, ये मैक्सिमम स्पीड का, मिनिमम का नहीं था, लेकिन जरूरत है मिनिमम की, इसके लिए डेरिवेशन, तो दोनों फॉर्मूले में चेंज देखो सिर्फ क्या है, ऊपर है mu s माइनस tan theta, नीचे 1 प्लस mu tan theta, इधर लोअर में, और अपर में जस्ट साइन का डिफरेंस है, देखो ध्यान से, ध्यान में क्या रखना है, लोअर में क्या होगा, फ्रिक्शन अपोजिट में अपवर्ड काम करेगा, उसका cos थीटा n sin थीटा के अपोजिट में काम करेगा, n sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अपना रिजल्टेंट सेंटीमीटर फोर्स क्या रहेगा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, और mg तो अपने को डायरेक्ट में दिख रहा है, कौन कौन बैलेंस कर रहा है,
एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। दो इक्वेशन मिलेंगे, 2 डिवाइड बाय 1 करना, एफ को म्यू इनपुट करना और सारी टर्म्स को आप एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। वही सी सेम इसमें अपर, दोनों जगह लोअर लो लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से। ये बी वाला अपर वाला है क्या, दूसरा वाला नोट्स में करेक्शन करके डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। फिर अपर में क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड काम करेगा, तो इसका एफ कॉस थीटा हमें अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिलके देंगे एन कॉस एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो सेंट्रीफ्यूगल इन दोनों का एडिशन रहेगा, एम जी बैलेंस किससे हो रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम क्या, एन कॉस थीटा एम जी और एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, इसके लिए एम जी का इक्वेशन बनाना पड़ा हमको, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान से देखो यहाँ पर एफ साइन थीटा नीचे ना, तो एम जी और एफ साइन थीटा साथ में, यहाँ पर एन कॉस थीटा और एन साइन एफ साइन थीटा साथ में, देख रहे हैं। तो दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इस पर हमें ऊपर चीज के 2 डिवाइड बाय 1, फिर जैसे मैंने बोला कि एफ को म्यू एन पुट कर देना और सब टर्म्स को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। देखो मैंने क्वेश्चन डाला है, इज इट इम्पोर्टेंट क्या हेवी व्हीकल्स के लिए मिनिमम स्पीड निकालना जरूरी था क्या, पहले तो नहीं था, अभी क्यों है। सच में बच्चों ये जरूरत है किसके लिए, हेवी। अभी देखो ये अगर कम स्पीड से गई तो ये गाड़ी नीचे गिर जाएगी ना, और बहुत ज्यादा से जाएगी तो स्पीड हो जाएगी, तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्पीड को पता होना जरूरी है। हमें 3 स्पीड पता चले, मिनिमम कितना होता है पता चला, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, आर जी ब्रैकेट में था म्यू एस माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, मैक्सिमम पता चला अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, एंड सेफ्टी स्पीड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। सारे बैंक रूट की बात है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की तो ऐसा कोई है नहीं, एक ही स्पीड है, कौन सा है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मिनिमम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। नेक्स्ट है बच्चों, इसी तरह से थोड़ा सा है कोनिकल पेंडुलम, जैसे अभी यहाँ पर हमने रिजोल्यूशंस किए वेक्टर्स पे, वैसे यहाँ पर भी करना है। पहले सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आपने घड़ी में देखा रहेगा, सिंपल पेंडुलम टाइम 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 बजता है, या हमने क्या क्या किसी धागे को एक स्टोन मान लिया, उसको घुमाया, उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। पर बच्चों एक्चुअली सिंपल पेंडुलम क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन देखो, उसमें हम लोग कोई भी वेट लगा देते नीचे, हमने बॉल लगा दिया चल जाता है, लेकिन नहीं, एक्चुअल सिंपल पेंडुलम की वहां पर एक पॉइंट हेवी मास होना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट होना चाहिए, मतलब छोटा सा मास दिखने में छोटा पॉइंट, बट मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो डेफिनेशन देखो, a tiny mass that is point object called as Bob बोलते हैं उसको, connected to the long flexible massless inextensible string and suspended to a rigid support is called as simple pendulum। डेफिनेशन ऐड करनी है आपको। अब कोनिकल पेंडुलम क्या, यही सिंपल पेंडुलम को हमने इस तरह से घुमाया कि वो बॉब जो है ना, बॉब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा तो स्ट्रिंग एक कोन बनेगी, देखो कोन जैसे दिख रहा है, बेटा जो डायग्राम में मैंने को डाला है ना, तो सच ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या, इट इज अ सिंपल पेंडुलम which is given a such a motion that Bob describes horizontal circle and the string describes a cone. It's called as conical pendulum. अब इसके टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या करना है, डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सबसे पहले तो क्या किया, देखो डायग्राम देखो, नीचे डायग्राम में मैंने लेवल्स के पहले बता दे फटाफट। कोनिकल पेंडुलम वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, हाइट ऑफ, ठीक है ना, हाइट ऑफ कोन है या कोनिकल पेंडुलम बोल सकते हैं हम लोग। एल क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, छोटा सा बॉब का मास एम रहेगा, उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल बना है जिसकी रेडियस आर है, स्ट्रिंग में का टेंशन टी डैश है। अच्छा जब हमने टी डैश के लिए टाइम पीरियड हम लोग टी लिखने वाले, तो टी टी दोनों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए टी डैश फॉर टाइम टेंशन एंड टी फॉर टाइम पीरियड। अच्छा ये जो टेंशन है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, देखो वो सेमी वर्टिकल एंगल जो उसने बनाया ना सर एंगल, कोन पूरे कोन का एंगल, एंगल ऑफ कोन वर्टिकल एंगल, बट उसका आधा ही एंगल लिया हमने, देखो उसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है। अभी वो दो पैरेलल लाइंस हो गई, जो मैंने टेंशन की जगह लाइन बनाई, वेट एमजी का ऊपर कंपोनेंट बनाया सीधा वाला, तो एच और वो लाइन दिख रही क्या, एसओ लाइन, वो पैरेलल लाइंस उनकी ट्रांसवर्सल, तो कौन सा एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना, तो ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, तो उससे क्या हो गया, तो एंगल थीटा है, तो टेंशन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, ऊपर वाले को टी साइन कॉस थीटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा को अटैच होता है वो कॉस होता है, तो सेंटीमीटर फोर्स हमको कौन देगा, टी साइन थीटा, और हमारे एमजी को कौन बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा, मैं टी बोल रहा हूँ टी डैश, सेंटीमीटर फोर्स देगा टी डैश साइन थीटा, और मैं वेट को बैलेंस करेगा टी डैश कॉस थीटा। ओमेगा वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी वो रिवर्क कर रहा है, ठीक है।
आप पढ़ लेना. Points: consider a bob of mass m tied to the one end of the string of length and other end is fixed to the rigid support S. Let the bob is displaced from the mean position and whirled around the horizontal circle of radius r with a constant angular velocity omega. Then the bob performs ECM. Let S is the rigid support, T dash is the tension in the string, T is the time period, L is the length of the string, H is the height of the support from the bob, V is the velocity of bob, R is the radius of the horizontal circle, Theta is the vertical angle, and G is the weight of bob. आगे बढ़ते डेरिवेशन. So there are two forces acting on the bob, right? One weight mg and दूसरा tension. Weight mg क्या? Vertical downward, and the tension acting upward along the string. Tension is resolved into two components. मैंने जैसे बोला t dash cos theta है, t dash sin theta. T dash cos theta vertically upward, which balances the weight. Therefore, equation t dash cos theta is equals to mg, बराबर, and t dash sin theta acting horizontally towards the center, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स और ये सर्कुलर मोशन. तो t dash sin theta क्या हो जाएगा? mg स्क्वायर अपॉन r. उसको चाहिए तो हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है. ओके, तो अगर मैंने तो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो t dash sin theta अपॉन t dash cos theta, t dash कैंसिल, mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, mm गेट कैंसिल, तो आ जाएगा क्या बनेगा? उससे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? g बाय r, g sin theta अपॉन r cos theta. ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g sin theta अपॉन r cos theta. बट सबको पता है ओमेगा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज 2π/t. और अगर हमने इक्वेशन डायग्राम में देखो, अगर हमने sin थीटा निकाला तो क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज l अपॉन r. तो sin थीटा इज l अपॉन r, तो r इज इक्वल टू l sin थीटा. इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, ओमेगा को 2π/t पुट कर दिया, g sin थीटा, r को l sin थीटा और cos थीटा. ऊपर का ऊपर sin थीटा कैंसिल हो जाएगा ना. ओके, तो 2π/t क्या मिलेगा? g अपॉन l cos थीटा. मुझे t चाहिए, मैंने उसको क्या किया? उसको बोलते इन्वर्ट एंडो किया, तो t आ जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है आपको? t is equal to 2π अंडर रूट ऑफ l/g. तो यहाँ पे cos थीटा अलग है, क्यों? इसमें एंगल बनता है ना. सिंपल पेंडुलम में थीटा कितना रहेगा? 0. cos 0 कितना हो जाएगा? 1. इसके सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला क्या है? t is equal to 2π अंडर रूट ऑफ l/g. और इधर कितना है? क्योंकि एंगल बनाता है, तो t is equal to 2π अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g. विदाउट क्वेश्चन, ठीक है. अच्छा, अभी मुझे क्या निकाला? मैंने निकाला वहां पर टाइम पीरियड निकाला. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो 1/2 पे हो गया, इधर भी उल्टा हो गया, g अपॉन l cos थीटा. ठीक है. अब बच्चों आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिली थी, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इनको अगर मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, आप करके देखना, मैंने यहाँ पे किया नहीं. क्या किया? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. स्क्वायर करो दोनों इक्वेशन को और ऐड करो और सॉल्व करो और टेंशन के लिए एक्सप्रेशन बनाओ. तो टेंशन के लिए एक्सप्रेशन बनाओगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा. और उसमें बीच में आपको मिलेगा कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा वो r/h होता है. देखो ना इधर से tan थीटा निकालो. tan थीटा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजसेंट, r/h. तो वही r/h, tan थीटा को r/h पुट कर दिया, तो अगला फॉर्म मिल गया mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r/h. समझा कोनिकल पेंडुलम? फिर से एक बार बताओ क्या? चलो बता देगा. क्या किया है? डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा, नहीं पता आपको क्या होता है. यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका जो टेंशन है जो अलोंग द स्ट्रिंग है, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? t डैश cos थीटा, क्योंकि थीटा उसका डैश. और हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द सेंटर वाला कौन सा है? t डैश sin थीटा. एंड ये जो t डैश cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है, जबकि t डैश sin थीटा हमको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द सर्कुलर मोशन. हमको मतलब बॉब को. तो उससे दो इक्वेशन मिले, t डैश cos थीटा इक्वल्स टू mg, t डैश sin थीटा इक्वल्स टू mg स्क्वायर r. इसका और एक फार्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर. अब क्या किया मैंने? दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया इस तरह से कि tan मिलना चाहिए, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन r cos थीटा. बट r कितना रहेगा? l cos थीटा. sin थीटा निकाला डायग्राम में से तो मुझे मिल गया ओमेगा, मिल गया 2, पता है 2π/t. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, t मिला 2π अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g. साथ में मैंने आपको नोट बताई कि सिंपल पेंडुलम में थीटा 0 होता है,
cos 0 1 होगा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। पर क्योंकि एक कोनिकल पेंडुलम है तो इसका फॉर्मूला रहेगा t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल cos थीटा अपॉन जी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। फिर मैंने बोला जो इक्वेशन 1 और 2 मिला जिसमें टेंशन लिखा हुआ है t डैश, उसको स्क्वायरिंग करके दोनों साइड को एडिंग करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, सॉल्व करो। टेंशन t डैश के लिए आपको आंसर मिलेगा mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा r बाय h आ जाएगा। तो इक्वेशन मिलेगा mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r बाय h का होल। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखना और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना। देखते हैं कितने लोग करते हैं, मुझे नहीं किया तो भी चलेगा, आप करके रखना लेकिन जरूर करोगे मुझे तो अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है बच्चों। आज क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट साइड लिस्ट रिवाइज कर देता हूँ मैं। बहुत फॉर्मूले पढ़े अपन ने आज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, सारे फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ एक मस्त मस्त और पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहाँ से पढ़ा रहे हैं आज, यहाँ से पढ़ा एग्जाम्पल, बराबर। एग्जाम्पल मस्त था ना, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे यूज करने, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के रखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसमें एक ट्रिक ये थी कि बच्चों लोग गड़बड़ ना करे कि 10th सेकंड का निकाल 10th वाले का निकालने के चक्कर में टोटल 10 वहाँ पे थीटा 10 निकालेंगे तो आपको लास्ट वाले का आंसर 10 ही मिलेगा, फिर आपको लास्ट वाले का तो फिर से 10 माइनस 10 0 आ जाएगा आंसर। तो आपको क्या पढ़ना है, T1 जैसे निकालोगे वैसे T9 निकाला है, और T10 मतलब भी टोटल का आपको पता है, तो T10 मतलब टोटल T में से आपको T9 माइनस करना है, तब जाके आपको 10th वाले का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, लास्ट वाले का। ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए, टेक्स्ट बुक का ही समय है अभी, इधर का मुझे याद नहीं है, तो सॉल्व में आंसर में बुझाता नहीं देखिए। तो मैक्सिमम सबकी स्पीड और हॉरिजॉन्टल कर्व है, क्या कर रहा है आपको, नॉर्मल डायरेक्शन एमजी को बैलेंस कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दो इक्वेशन कंपेयर किए, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू n, n को लिखा mg, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg, mm कट हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू rg, v इज इक्वल टू v max is equal to under root of म्यू rg। दिस इज द मैक्सिमम सेट फ्री स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। कोई डाउट, कोई शक, पक्का। इसके बाद हमने क्या देखा, मौत का कुआं। मौत का कुआं में क्या होता है बच्चों, हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे व्हीकल के वेट को बैलेंस करता है। तो दो इक्वेशन मिले, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n एंड f इज इक्वल टू mg। बट हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो म्यू n, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू वो उतना होगा या उससे कम होगा, तो f इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एंड वैल्यू पुट कर दी f की mg और n की mv स्क्वायर अपॉन r, तो हमें मिला v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg, मतलब v इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। मतलब आपका मैक्सिमम मिनिमम आपको rg बाय म्यू स्पीड तो होना ही चाहिए, उतना नहीं होगा तो व्हीकल गिर जाएगी, उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेथ ऑफ फॉल में हमको मिनिमम स्पीड की जरूरत थी पता करने की, जिसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू, जिसके ऊपर हमने एक सम किया कि बाइक वाला घूम रहे भाई नॉर्थो कुएं में, जिसकी रेडियस है कुएं की r5 दिया है, म्यू 0.5 दिया है, तो उन्होंने बोला कि आप इसका मिनिमम स्पीड निकालो जिससे वो घूम पाए, गिर ना जाए। तो वो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे v मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत चिंदी चिंदी वैल्यू थी, इसके लिए इजीली आ गया। साथ में फ्रीक्वेंसी भी पूछा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 पाई या लीनियर वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है तो v मिनिमम अपॉन 2 पाई आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बैंक रोड का पढ़ा, बैंक रोड में हमने बोला बैंक ऑफ रोड क्या होता है कि कर्व रोड पे हमको अच्छे खासे रिलायबल स्पीड से ट्रैवल करने के लिए, सेफ्टी स्पीड से ट्रैवल करने के लिए रोड की अपर एज को थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है ओवर द इनर एज बाय सुटेबल एंगल, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग एंड इस प्रोसीजर को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। देन इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि एंगल ऑफ बैंकिंग व्हीकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नहीं तो हर व्हीकल के अलग अलग एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए था, ऐसा होता नहीं है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर। ये तो मैंने वर्बली समझा दिया, अब ये कैसे समझने का फॉर्मूला से, तो उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया अपने, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन r g, फॉर्मूले में कहीं पर भी वास नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ व्हीकल। कभी कभी ऐसा आएगा डिफाइंड
angle of banking, obtain an expression for it and show that it is independent on angle of mass of vehicle. ठीक है, अब यही डेरिवेशन है, क्या क्या करने हैं, देखो वेहिकल है, उसका नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर सरफेस टेढ़ा दिख रहा है, उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, n sin थीटा n cos थीटा n sin थीटा mg मतलब वेट को बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स डिवाइड कर रहा है, दो इक्वेशन मिले, डिवाइड किया, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 मुझे मिल गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg, इससे v मिल गया अंडर ऑफ rg tan थीटा। बच्चों ये सेफ्टी स्पीड है, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, ये सेफ्टी स्पीड है कि नहीं, कोई डाउट कोई शक? ओके, तो अभी पूछा ठीक है भाई, तो मिनिमम क्या रहेगा और मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगा, उसके लिए एक्सप्लेन किया हमने। जब हमको मिनिमम स्पीड चाहिए तो सेंटीमीटर फोर्स कम चाहिए, तो सेंटीमीटर फोर्स कम चाहिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब इंक्लिनेशन पे अपवर्ड वर्क करेगा, तो उसका जो एफ कॉस थीटा है रिजॉल्व हुआ है वो हमारे एन साइन थीटा को अगेंस्ट काम करेगा, तो सेंटीमीटर फोर्स हमको रहेगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एंड हमारा mg रहेगा m sin थीटा प्लस n cos थीटा प्लस f sin थीटा। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाय 1, f को म्यू n पुट कर दिया और ऊपर नीचे सारे टर्म्स को n cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया v minimum is equal to under root of rg mu s minus tan theta upon 1 plus mu s tan theta। लिखने में थोड़ी गड़बड़, ऊपर टाइटल में मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट होना चाहिए, नोट पे करेक्शन करके दे दूंगा। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ा के हो गया बच्चों, रिवीजन है अभी, आप ध्यान से देखो। फिर अभी यहाँ पर क्या हमको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या हो गया, आपका एफ कंपोनेंट डाउनवर्ड आया, एफ डाउनवर्ड आया तो उसका एक कंपोनेंट अंदर की साइड आएगा, एक वर्टिकल डाउनवर्ड आ गया, एमजी के साथ आ गया। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर फोर्स दोनों ने मिलकर दिया, किसने किसने, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा, और आपके एन कौन से एमजी प्लस तुम्हारा एफ साइन थीटा ने एन कॉस थीटा को बैलेंस किया, दो इक्वेशन मिले, अगेन 2 डिवाइड बाय 1, एफ को म्यू एन पुट कर दिया, सब टर्म्स को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, आपको फॉर्मूला मिला क्या, v max इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। कोई डाउट कोई शक? आगे बढ़ते कि हाँ भाई मिनिमम स्पीड की जरूरत थी, अब तक नहीं पता था, सिलेबस नहीं था, अभी आ गया, क्योंकि जो ही व्हीकल से उनको जरूरत है तो उल्टी गिर जाएगी, उल्टा पलटा हो जाएगा उनका। देन कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है देखा, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है देखा, इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी रिवाइज किया, फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, ठीक है सबका, थैंक यू। तो इस तरह से हम अगली बार में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। ठीक है, तो मज़ा आया रहेगा आपको, तो अच्छे से पढ़िएगा, सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइम के सम्स नेट से ढूंढिए या फिर आपके एमसीक्यूज में कहीं पर भी मिलेंगे, सॉल्व कीजिए। कोई भी सम सॉल्व करते आपको डाउट आया मुझे भेज दीजिए, कमेंट में डालिए, मैं आपका नंबर डालता हूँ, नंबर से व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, घर पे रहो, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, शेयर कीजिए, व्यूज बढ़ने चाहिए फटाफट, और थैंक यू, बाय बाय।